Okay. So, guys, today we are doing PT 365 Science and Technology. This will be the last session, and today we are doing the remaining topics: defense and miscellaneous topics. Let's start. तो फर्स्ट टॉपिक है डिफेंस. तो इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी. तो अभी इंडिया जैसे ये डेवलप कर रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी, तो इससे रिलेटेड है. हाँ, तो देख लेते हैं हम कि ये इसमें इम्पोर्टेंट है कि इनकी जो स्पीड है उसके नाम पे इनके नाम रखे गए हैं, जैसे हाइपरसोनिक, सबसोनिक. तो ये देख लेते हैं इनकी स्पीड. तो एक मैक नंबर करके एक चीज़ होती है. वो क्या होता है कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट को जब हम डिफाइन करते हैं तो इट इज़ विद रिलेटिव टू द स्पीड ऑफ साउंड. तो वो जो नंबर आता है उसे हम बोलते हैं मैक नंबर. मतलब अगर मैक नंबर इज इक्वल टू 1 है तो इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड है उसकी स्पीड. तो ऐसे ही अगर वो 1 होता है, सॉरी लेस देन 1 है, तो हम उसको बोलेंगे सबसोनिक. और अगर वो इज इक्वल टू 1 है तो ट्रांससोनिक. ग्रेटर देन 1 है तो सुपरसोनिक. और ग्रेटर देन 5 मैक है तो हाइपरसोनिक. तो बस ये याद रखना कि स्पीड ऑफ साउंड से रिलेटेड है. और स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है हमारा? 343 मीटर पर सेकेंड. तो डीआरडीओ ने भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हीकल को मतलब टेस्ट किया है सक्सेसफुली. इसमें वो ये एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे. तो हम आगे देखेंगे कि स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी क्या होती है. हाँ, तो एक ये लाइन इम्पोर्टेंट है कि अभी तक सिर्फ चाइना, रशिया और यूएस, इन तीनों ने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और इंडिया इसमें फोर्थ होगा. तो इस टाइप की स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. तो देख लेते क्या टेक्नोलॉजी है ये. तो हाइपरसोनिक डिफाइंस द स्पीड ऑफ अबाउट मैक 5 और एटलीस्ट 1.6 किलोमीटर पर सेकेंड. तो ये याद रखना कि इन दोनों में से मतलब कुछ भी दे सकते हैं. तो बैलिस्टिक मिसाइल्स दो much faster follow a fixed trajectory and travel outside the atmosphere to re-enter only near impact. तो ये याद रखना कि बैलिस्टिक मिसाइल्स की स्पीड थोड़ी ज़्यादा फास्टर होती है, लेकिन वो एक फिक्स ट्रेजेक्ट्री फॉलो करते हैं, तो इसलिए वो मतलब अलग है इससे. तो एग्जाम्पल क्या है बैलिस्टिक मिसाइल्स के? पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, अग्नि 1, अग्नि 2 आर सम ऑपरेशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स. तो ये इनके नाम भी याद रखना कि ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं. और जो हाइपर सोनिक वेपन्स होते हैं ना, वो ट्रैवल करते हैं विद इन द एटमॉस्फेयर. तो बैलिस्टिक हमने देखा कि वो आउटसाइड एटमॉस्फेयर चले जाते हैं फिर वापस आते हैं. तो जैसे इस डायग्राम में दिखा रखा है कि ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है ये बैलिस्टिक मिसाइल है. ये एक बार मतलब आउट कर गई है इससे और फिर दोबारा एंटर करेगी एटमॉस्फेयर के अंदर. तो जो एटमॉस्फेयर की इन्होंने लाइन दे रखी है 100 किलोमीटर, इसको क्या बोलते हैं हम? करमान लाइन बोलते हैं. तो जो ये ऐसे जिगजैग सी लाइन दे रखी है ये है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल. तो ऐसा है इसमें. और फिर ना, हाँ मतलब इसमें ये डिफरेंस देख लो इनमें कि दे आर हार्ड टू डिटेक्ट. जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से जो मतलब हम लॉन्च करेंगे, तो दे आर हार्ड टू डिटेक्ट, ट्रैक एंड इंटरसेप्ट. और ये लोअर लैटिट्यूड्स पे भी टारगेट की तरफ जा सकती हैं. और जो कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो दे आर इजियर टू प्रिडिक्ट एंड इंटरसेप्ट. तो हमने देखा कि उनका जो पाथ है वो बहुत ही फिक्स सा रहता है, तो हम उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं. और फिर इसमें आगे आता है, हाँ मतलब जो ये हाइपर सोनिक होते हैं ना, इनकी स्पीड ज़्यादा होती है, ये एटमॉस्फेयर के अंदर ही ट्रेवल करते हैं, लेकिन दे आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एंड इंटरसेप्ट. तो जो रेडार्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स है, कैन नॉट डिटेक्ट देम टिल दे आर वेरी क्लोज. सो बहुत ही कम टाइम मिलता है रिएक्ट करने के लिए उन्हें, तो इसलिए थोड़े ज़्यादा डेडली हो जाते हैं. तो दे यूज़ स्क्रैमजेट, ये है, दे यूज़ स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी, ये हम आगे देखेंगे. इट इज़ अ टाइप ऑफ एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम. तो दो टाइप्स के हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म्स हैं. एक तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स और एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल. तो क्रूज मिसाइल में क्या है
Okay, so we were discussing the types of the missiles, and in that the first one is Agni Prime. So let us go through this Agni Prime first. So DRDO ने नई मिसाइल जो है अग्नि प्राइम इसको टेस्ट किए ना. अदर थिंग्स नाउ हियर टू कंसिडर है कि तो शॉर्ट रेंज है फर्स्ट, एंड देन नेक्स्ट वन इज सरफेस टू सरफेस है. Okay, so this is important, like they can give surface to air, S to A they can mention. So in that case just remember this is S to S, okay, and not S to A. Then after that this is a two stage. ओके, टू स्टेज है जिसमें कनिस्टर मतलब इसमें ये डला हुआ सॉलिड प्रॉपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल विद डुअल रिडंडेंट नेविगेशन एंड द गाइडेंस सिस्टम. देन आफ्टर दैट ये लॉन्च कहाँ से हो सकती है, रेल रॉड, एंड इट कैन बी स्टोर. ओके, सो कहाँ से लॉन्च हो सकती है, सरफेस टू सरफेस है. देन आफ्टर दैट इट इज टू वे मिसाइल. देन शॉर्ट रेंज एंड सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल. So nuclear capable ballistic missile cruise ये मिसाइल नहीं है, so just don't get confused with that. Then this is the Agni 5. ठीक है, तो Agni 5 एंड ये Agni Prime था, तो वही सेम जो रेस्ट थिंग्स है दैट आर सेम कि ये भी सरफेस टू सरफेस है, एज वी कैन सी सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल. एंड इसमें 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड इंजन था, ये 2 स्टेज था. इसमें 3 स्टेजेस है. अगेन दिस इज ऑल्सो कैनिस्टराइज्ड, मीन्स इसमें कनस्तर टाइप के बेस में जो फ्यूल्स है उनको डाला गया है. ठीक है, एंड अग्नि सीरीज में और कौन कौन सी है, 1 2 देन 3 देन 4, एंड अग्नि वाज आस्क्ड अर्लियर एज वेल. देन हेलिना. सो हेलिना वी नो कि ये 2 वर्ड से बना हुआ है. ठीक है, सो हेलीकॉप्टर एंड नाग. सो इट इज समथिंग लाइक कि हेलीकॉप्टर भी, एंड दिस इज अ नाग मिसाइल. सो नाग मिसाइल बेस्ड अपॉन द फायर एंड फॉग. ठीक है, कि आपने एक बार लॉन्च कर दिया तो उसके बाद ये लॉन्च अपने आप हो जाएगा. ठीक है, देन आफ्टर दैट इसका जो मिनिमम रेंज है ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, 500 मीटर्स टू 7 किलोमीटर. ओके, एज यू कैन सी जैसे ये वाला जो है अग्नि 5 है, तो अग्नि 5 के अंदर क्या क्या है, 700 किलोमीटर, फिर इसका 2000 किलोमीटर वाला वेरिएंट है, देन 2500 वाला वेरिएंट है. ओके, बट जो हेलिना में इट इज ओनली 500 मीटर टू 7 किलोमीटर. Okay, you can see the difference, दोनों में कितना difference है. Then SA anti-scent missile, so this was also quite few in news. तो एक बार ये भी देख लेते कि इंडिजीनियस डिजाइन एंड डेवलप्ड हेलीकॉप्टर है. ठीक है, तो उसको सेंट मिसाइल बोला गया. एंड ऑल्सो यू कैन जस्ट लाइक इतना याद कर सकते हो तो एंटी से, ठीक है, एंट से एंटी टैंक मिसाइल है ये. ओके, एंड इसके अंदर क्या है कि स्टेट ऑफ MMW सीकर. सो MMW स्टैंड्स फॉर द मिलीमीटर वेव सीकर है. ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि कोई भी वेदर हो, लाइक जैसे मतलब कि रेनफॉल हो या बहुत ज्यादा थंडर स्टॉर्म्स या ना लाइटनिंग एंड ऑल है, तो इन दैट केस ऑल्सो इट विल वर्क वेल. एंड इसका है 10 किलोमीटर. सो जस्ट लेट अस गो थ्रू अगेन. अग्नि प्राइम S2S शॉर्ट रेंज है, 2 स्टेजेस था. अग्नि 5 में भी सिंह की 3 स्टेजेस है, सरफेस टू सरफेस है. हेलिना में भी सिंह की 500 मीटर से 7 किलोमीटर है, फायर फॉरगेट प्रिंसिपल है. एंड ऐसे इंटरसेंट मिसाइल MMW मीन्स कि ये कोई भी वेदर में इट कैन बी ऑपरेटेड. एंड देन आफ्टर दैट इसकी रेंज है 10 किलोमीटर. देन नेक्स्ट इज द न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल. ठीक है, तो अब ये आकाश है तो इट विल बी सरफेस टू एयर, S2A, and Agni was S2S. So Akash hai, so you can just remember like you are standing here, and if you will see, so it would be like na ki you are on surface and you are visiting, you are just watching to the sky. So S2E. Okay, so this can be remembered. ये वाला important है. ठीक है, अगेन इसका भी फायर एंड फॉरगेट है, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बाकी इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें. ठीक है, ये भी इतना नहीं. S400 इंपॉर्टेंट है काफी, बिकॉज सिंस इट वाज आस्क्ड इन मेंस एज वेल. ओके, सो ये एक बार देख लेते हैं. जो रशिया ने इसकी डिलीवरी स्टार्ट कर दी है इंडिया को देना. तो S400 है, वो एयर डिफेंस सिस्टम है, काफी डेवलप्ड, काफी एडवांस्ड है. तो इसके अंदर 4 डिफरेंट मिसाइल्स हैं. ओके, एंड एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम. ठीक है, तो ड्रोन्स भी इसमें इक्विप्ड हैं, वेल इक्विप्ड है. तो इन्होंने डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ बता दिया है, सरफेस लेवल से क्या डिस्टेंस होगा. सो इट इज 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, मीडियम रेंज 120 किलोमीटर एंड शॉर्ट रेंज 40 किलोमीटर. ओके, प्रलय मिसाइल, तो ऑलमोस्ट टाइम्स मिसाइल DRDO ही बनाते हैं. ठीक है, तो ये एक बार देख लेना. उसके बाद में प्रलय इज समथिंग की ये इंडिजिनस सा नेम है, एंड सरफेस टू सरफेस. ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है. स्टेट ऑफ ये सभी में कॉमन रहते थे.
फिर स्मार्ट मिसाइल, तो स्मार्ट में क्या है, डीआरडीओ ने अगेन टेस्ट किया इसे, लॉन्ग रेंज स्मार्ट फ्रॉम व्हीलर आइलैंड, व्हीलर आइलैंड इज इन ओडिशा। ओके, एंड जो स्मार्ट है एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल, एक अपडेटेड मिसाइल है जिसके अंदर टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम होंगे, एंड इसके अंदर एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी, मीन्स कि उसमें कोई रडार कुछ भी फिक्स है तो ये जो स्मार्ट मिसाइल है ये उसको डिटेक्ट कर लेगा, तो उसकी जो स्टिल्थ टेक्नोलॉजी है उसको ना इट विल हेल्प टू काउंटर। ओके स्पर्श, कैन यू प्लीज कंटिन्यू नाउ? हाँ यस मैम, पता नहीं चला मेरा नेट चला गया, मतलब मैं पढ़ाए जा या रहा नो था। इश्यूज। ओके ओके, विजिबल है स्क्रीन? विजिबल है ना स्क्रीन? हेलो? हाँ सर हाँ सर, विजुअल है। ओके ओके, हाँ तो चलते हैं हम। हाँ, ये जो टॉर्पीडो करके जो चीज़ होती है ना, तो ऐसा पूछे कि टॉर्पीडो मतलब किसी मिसाइल के आगे दे दे टॉर्पीडो मिसाइल है, तो ये मिसाइल ही होती है, लेकिन टॉर्पीडो का मतलब होता है कि वो पानी के अंदर है, और अगर वो बाहर होगी तो वो बस मिसाइल बोल देंगे उसे, पानी के अंदर होगी तो टॉर्पीडो बोल देंगे। फिर आता है ये इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्ट 75I। तो ये जो है हमारा, इसमें हम 6 सबमरीन्स डेवलप कर रहे हैं, और उनके नाम भी है, मतलब 3 के तो के से नाम है और 3 के वी से नाम है, तो वो याद कर लो कि 3 जो के वाले नाम है वो तो इसमें दिए भी हुए हैं। हाँ, ये कलवरी, खंडेरी और करंज, और 3 वी से नाम है, उसमें एक ये दिया हुआ है वेला, और 2 हैं वगीर और वगशीर। तो ये 3 मतलब 6 नाम याद कर लो, सबमरीन के नाम है ये। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम ये 6 की 6 बना रहे हैं, और इसमें एक दो चीज़ें जो याद करने की है कि एक तो इसमें ये फ्यूल सेल मतलब एयर इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल प्लांट लगाएंगे हम। तो इसमें क्या होगा कि सबमरीन को बार बार पानी के ऊपर नहीं आना पड़ेगा, तो वो नीचे मतलब जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती है ना हमारी, तो वो ज़्यादा टाइम तक पानी के अंदर रह सकती हैं, तो उनकी मतलब लीथल ज़्यादा हो जाएंगी वो। और एक ये अभी तक ये जो टेक्नोलॉजी है कौन सी कंट्रीज के पास है? चाइना, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन एंड रशिया। तो याद रखना कि मतलब ऐसा पूछे कि इंडिया 4th कंट्री है, 3rd कंट्री, तो इस टाइप से काफ़ी पीछे है इंडिया भी इसमें। और प्रोजेक्ट 75I जो सबमरीन प्रोजेक्ट है, इज द फर्स्ट एक्विजिशन इंडिया हैज अंडरटेकन थ्रू इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्रोक्योरमेंट मॉडल। तो बस ये लाइन देख लेना। और फिर इसमें ये बता रखा है वेला के बारे में, जो 6 में से एक है, कि अभी मतलब ये 4th सबमरीन बनने वाली है, जो भी तैयार हो रही है या हो चुकी है। तो जो 3 है ये तो अभी मतलब तैयार है पूरी, और बाकी जो तीनों है वो अभी हो रही है, तो ये याद रखना है इसमें से। और ये किस जो स्कॉर्पियन सबमरीन्स होती है वो दे कैन बी यूज फॉर एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इंटेलिजेंस गैदरिंग, माइन लेइंग और एरिया सर्वेलेंस। तो ये स्कॉर्पियन डिज़ाइन की सबमरीन्स हैं। और ये कहाँ डेवलप हो रही है? मजागोंग डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, यहाँ। तो फिर एक ये Y12704 करके एक चीज़ है, ये क्या है? स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है ये। तो बस इसको ये याद रखना कि ब्रह्मोस इसके ऊपर लगा हुआ है, अपना सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो ब्रह्मोस इंडिया का। और इसमें 4 शिप्स के ऊपर होगा ये विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, इम्फाल एंड सूरत। तो ये जो 4 शिप सिटीज हैं हमारी यहाँ। तो इसमें से जो ये मोमुरगांव है, कोई बताएगा ये कौन से स्टेट में है? गोवा। हाँ सर, करेक्ट, गोवा में है ये। और हाँ, इंडिया का जो ये इंडिजीनियस डिस्ट्रॉयर कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है, इसके तहत ये बना रहे हैं, और इसमें 1990 से शुरू हुआ था। इसके अंदर अपने 3 दिल्ली क्लास वॉरशिप्स हैं, 3 कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स हैं। तो ये मतलब इसमें बस इतना ध्यान देने का नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, INS विक्रांत, ये हमारा फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो अभी हमने 2022 में कमीशन किया है। इससे पहले हमारे पास ये है एक
ऑलरेडी INS विक्रमादित्य। तो जो विक्रांत short takeoff but arrested landing aircraft carrier has an indigenous content of 76%। और ये कहाँ बिल्ट होगा, मतलब कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो एक और चीज याद रखना, जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है ये लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग मतलब वो है इंडिया का। और अपार्ट फ्रॉम इंडिया ओनली US, UK, रशिया, फ्रांस एंड चाइना, तो ये कंट्रीज हैं जिनके पास कैपेसिटी है टू बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स। और ये मिग 29 को भी करेगा। तो मिग 29 कौन सी कंट्री का है? रशिया का। तो इसमें यही चीज याद रखना। और इसमें वो है ना, मैं एक वो बता देता हूँ आपको। हाँ, एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में बता देता हूँ कि पहला हमारा था विक्रांत, जो कि डीकमीशन हो गया था 1997 में। फिर विराट आया, वो डीकमीशन हो गया था 2017 में। अब तीसरा था ये विक्रमादित्य, ये अभी वर्किंग है, रशिया वाला ये। और फिर अभी फोर्थ जो आ रहा है इंडिजीनियस, वो विक्रांत जो था ना हमारा, जो सबसे पहले डीकमीशन हुआ था, उसी को हम दोबारा बना रहे हैं, विशाल विक्रांत को। और अभी जो फिफ्थ एक और आएगा वो 2030 में, उसका नाम है INS विशाल। तो ये 5 हैं ऐसे, तो याद रखना। फिर आ रही है ना आवाज? तो सार्थक आता है। फिर ये सार्थक क्या है कि ये एक ऑफ शोर पेट्रोल वेसल है जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने बनाया है। तो बस इसमें यही चीज इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं है इसमें। और फिर एक ये तुशील है। तुशील ये क्या है ये? हाँ, ये जो क्रिवक और तलवार क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट्स हैं, तो ये तलवार ये रशिया के साथ मिलके बना रहे हैं इंडिया। और दिस फीचर्स स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ लो रेडार अंडर वॉइस। ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसी नाम याद रख लेना। तुशील इन रशिया के साथ मिलके बना रहा है तलवार क्लास का स्टेल्थ फ्रिगेट। और फिर ये एक पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, ये अपना US के साथ है, मतलब US ने इसे अप्रूव किया है इंडिया को देने के लिए। तो हाँ, ये यूज होगा एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, इंटेलिजेंस, मैरीटाइम पेट्रोल सर्वेलेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये भी इतना खास नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। तो ये अपना हाफ इंडिजीनियस सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो कि डेवलप किया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, डिजाइंड बाय और प्रोड्यूस्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। और इसकी जो इट कैन रीच अप टू 400 किलोमीटर, तो रेंज भी याद रखना इसकी। और इट इज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट। तो सुपरसोनिक हमने देखा था 1 to 5 के बीच में इनकी स्पीड होती है। और हाँ, इट इज इक्विप्ड विद सैटेलाइट एडेड इन इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, तो नेविगेट भी कर सकता है। तो बस यही है इसमें इम्पोर्टेंट। तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और इसकी रेंज याद रखना, इट इज द वर्ल्ड्स लाइटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एयरक्राफ्ट। फिर आता है DRDO का अभ्यास। तो ये क्या है कि हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। तो ये चीज याद रखना है इसमें कि एक ड्रोन है जो कि यूज होगा, मतलब जो क्या ये मतलब किसी भी चीज को टारगेट करने के लिए, मतलब हाँ, वेरियस मिसाइल सिस्टम्स को टारगेट करने के, तो DRDO ने बनाया है। तो इसमें तो ये बस यही इम्पोर्टेंट है। और ये जो कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम है, ये एक पैराशूट है जो कि 500 kg तक का पेलोड ले सकता है। इसमें बस यही याद रखना, पैराशूट है ये, DRDO ने बनाया है। और फिर आता है ये प्रीडेटर, ये मतलब ऐसा नाम है इसका, MQ रीपर एंड प्रीडेटर बी आर्म ड्रोन्स। तो ये ड्रोन्स हैं जो कि 27 आवर्स तक 50,000 फीट के हाइट पे रह सकते हैं, एंड दे विल बी यूज्ड फॉर लॉन्ग रेंज प्रिसीजन एयर स्ट्राइक्स बाय आर्म्ड फोर्सेस। बस ये इम्पोर्टेंट है इसमें। फिर आता है ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, तो ये हिरोन के नाम से है। तो ये क्या होंगे, सर्वेलेंस के यूज होंगे इन ईस्टर्न सेक्टर में। तो असम साइड, मतलब वहाँ पर जो भी इंसर्जेंसी वगैरह होती है, तो उसके लिए ये सर्वेलेंस के लिए यूज करेंगे हम हीरोन UAVs को। तो ये ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक
मतलब ऑल वेदर यूज है, तो ये इम्पोर्टेंट है बस इसमें। और अगला आता है ये स्मार्ट एयर फील्ड वेपन। तो इंडियन एयरफोर्स और डीआरडीओ ने मिलकर बनाया है। तो जो ये वेपन है इसकी रेंज है 100 किलोमीटर और कैन टारगेट एनिमी एयरफील्ड एसेट्स सच एज रेडार्स, बंकर्स, टैक्सीवेज, रनवेज, इन सबको टारगेट कर सकता है ये। और electro optical seeker based flight test of this class bomb has been conducted for the first time in the country। हाँ, तो बस ये याद रखना, इंफ्रारेड सीकर टेक्नोलॉजी है, मतलब इंफ्रारेड लाइट को यूज करता है क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो उसको मतलब उस इंफ्रारेड यूज करके टारगेट सेट करता है और फिर अटैक करता है। फिर आता है लॉन्ग रेंज रिकनसाइंस एंड ऑब्जर्वेशन सिस्टम, लोरोस। तो ये एक सेंसर सिस्टम है विच प्रोवाइड्स लॉन्ग रेंज डे टाइम एंड नाइट टाइम सर्वेलेंस। तो बस ये याद रखना, सर्वेलेंस का यूज होगा। और बॉर्डर सर्वेलेंस सिस्टम को हैंड ओवर कर दिया है डीआरडीओ ने, और इट इज एन ऑल वेदर इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम टू इंडियन आर्मी। तो ये यूज करेंगे हम टू काउंटर इनफिल्ट्रेशन ऑन द बॉर्डर्स ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। फिर अगला इंपॉर्टेंट है इंद्रजाल। तो पूछेंगे इंद्रजाल क्या चीज है, तो ये भी ड्रोन्स टाइप एक चीज है। तो मतलब ऑटोनोमस डिफेंस वेपन है, और इसे एक मतलब डीआरडीओ इसरो किसी ने भी नहीं बनाया है ये। इट इज डेवलप्ड बाय हैदराबाद बेस्ड ग्रेन रोबोटिक्स कंपनी। ठीक है, तो इसमें एआई और रोबोटिक्स यूज हुआ है टू आइडेंटिफाई एंड काउंटर थ्रेट्स। तो इसका रेंज है 1000 टू 2000 स्क्वायर किलोमीटर। और वही ये यूएवीज, इनकमिंग वेपन्स, मतलब मिसाइल्स को, अनमैन्ड आर्म व्हीकल्स को, एरियल व्हीकल्स को, और ये जो लो फ्लाइंग टारगेट्स है इनको टारगेट कर सकता है ये। तो बस ये याद रखना। और हाँ, इंद्रजाल क्यों आया था, क्योंकि वो JNK में अटैक हुआ था ना ड्रोन से, तो उसके लिए मतलब लेके आए थे। फिर एक ये है एडवांस शेफ टेक्नोलॉजी। तो शेफ टेक्नोलॉजी क्या होती है? इट इज primarily an electronic countermeasure technology that is used to protect high value targets। तो इसमें क्या करेंगे कि एक चीज को हम मतलब ऐसा ऊपर भेजेंगे, और जो भी रेडार्स होती है ना एनिमीज की, वो डिटेक्ट करती है कि इनके फाइटर जेट्स और वो सब कहाँ खड़े हैं, फिर वो अटैक कर देते हैं उन पे। तो ये क्या करेगा, ये ना उनकी टेक्नोलॉजी को मतलब डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या, ये ऊपर जाके मतलब ऐसा हवा में जाके खड़ा हो जाएगा, फिर ये उनको लगेगा कि यही टारगेट है। तो उनकी जो रेडार्स और वो सब होंगे ना, उनको मिसलीड करेगा ये, ताकि हमारे हाई वैल्यू टारगेट्स मतलब जैसे फाइटर जेट्स, नेवल शिप्स को प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम एनिमीज। फिर एक आता है इजराइल का आयरन डोम। तो बहुत न्यूज में था ये। तो इसमें के बारे में बस यही याद रखना कि इजराइल का है ये, और इसकी जो रेंज है वो काफ़ी शॉर्ट है, मतलब अप टू 70 किलोमीटर, और ऑल वेदर सिस्टम है, और कैन एंगेज मल्टीपल टारगेट साइमल्टेनियसली, और कैन बी डिप्लॉयड ओवर लैंड एंड सी। तो ये याद रखना। फिर ये एक मैसेजिंग एप्लीकेशन बनाई उन्होंने, असिग्मा, इंडियन आर्मी ने। तो बस यही याद रखना कि एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है, और मतलब काफ़ी मतलब सिक्योर है, मल्टीपल लेवल सिक्योरिटी है इसमें, मैसेज प्रायोरिटाइजेशन है, और यही है मतलब ट्रांसफर करेंगे वो इन हाउस। हाँ, इट इज़ एन इन हाउस मैसेजिंग सर्विस दैट इज़ यूज टू मीट द रियल टाइम डेटा ट्रांसफर एंड मैसेजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द आर्मी। बस यही है इसमें। फिर एक है ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये इंडियन नेवी का मिशन है टू मीट कंट्रीज ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। तो कोविड-19 के टाइम पे इन्होंने शुरू किया था। तो इट इज़ यूज टू कैरी लिक्विड ऑक्सीजन फिल्ड क्रायोजेनिक कंटेनर्स एंड एसोसिएटेड मेडिकल इक्विपमेंट्स टू इंडिया। तो इंडिया लाने के लिए मतलब ऐसा ये शुरू किया था इन्होंने मिशन समुद्र सेतु। क्योंकि जो ऑक्सीजन फिल्ड टैंक्स होते हैं ना, उन्हें हम बाय एयर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, तो बाय शिप ये लेके आए थे। तो ये है बस। फिर है सिप्री। ये आर्म सेल्स रिपोर्ट आई थी अभी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे निकाला था, आर्म सेल्स रिपोर्ट को। तो इसमें इन्होंने बताया था कि इंडिया की जो 3 कंपनीज है, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इनका 1.2 शेयर है ग्लोबल आर्म्स सेल में। सबसे ज़्यादा किसका है? USA, फिर है अपना चाइना, फिर है UK।
तो उसके बाद अपना इंडिया आ जाता है। और हाँ मतलब टॉप 3 इसमें बता रखा है, यूएसए, चाइना और यूके। तो ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, बस ये याद रखना है इसमें। फिर एक ये डिफेंस इंडिया स्टार्टअप है 5.0, तो इट इज लॉन्च अंडर इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसका ये वो है इनिशिएटिव डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन का। और ये हाँ मतलब ये इनका प्रोग्राम है और ये इनकी ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो ये IDEX है, इट एम्स टू अचीव सेल्फ रिलायंस, फोस्टर इनोवेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन डिफेंस। तो वही स्टार्टअप्स वगैरह को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। तो जो DIO है नॉन प्रॉफिट कंपनी है जो कि एडमिनिस्टर करेगी IDEX को। तो ये फंड कहाँ से मिलता है इसको, DIO को, फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। तो बस ये इसमें देख लेना। हाँ तो अगला चलते हैं, सी बर्ड, प्रोजेक्ट सी बर्ड। तो प्रोजेक्ट सी बर्ड क्या है कि इट इज़ अ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये। तो हाँ लार्जेस्ट नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है इंडिया का। तो इसमें हम क्या डेवलप कर रहे हैं, एक नेवल बेस डेवलप कर रहे हैं करवार, जो कि कर्नाटका में है। तो ये लार्जेस्ट नेवल बेस होगा ऑन वेस्ट कोस्ट एंड ऑल्सो द लार्जेस्ट नेवल बेस ऑफ ईस्ट ऑफ सुएज कैनाल। तो पूछेंगे कि सी बर्ड किससे रिलेटेड है, तो बस नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ये। और जो अगर पूछे कि करवार कहाँ पर है, ये वेस्ट कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट पे इंडिया की, कर्नाटका में। और लार्जेस्ट पोर्ट बन जाएगा ये इसका इंडिया का, और वेस्ट का, मतलब सुएज कैनाल से लेकर यहाँ तक का सबसे बड़ा वेस्ट वो नेवल पोर्ट होगा। फिर एक ये IONS है, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। तो अभी इंडियन नेवी ने मतलब इसे किया था। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, मैरीटाइम इश्यूज से रिलेटेड, मतलब एक ऐसा वो कनक्लेव टाइप है, मतलब मीटिंग का लिए। तो बस ये याद रखना है इसमें कि मैरीटाइम डिस्कस करने के लिए। और अभी ये रिसेंटली पेरिस में हुआ था, बाय फ्रेंच नेवी ने होस्ट किया था इसे। फिर एक है नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये देखो कि इट विल बी द इंटरफेरेंस बिटवीन सिविलियन एंड मिलिट्री मैरीटाइम डोमेन्स। तो ये फर्स्ट टाइम कब, मतलब किसने रिकमेंड किया था, कारगिल रिव्यू कमेटी ने। तो अभी मतलब इसे वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसमें क्या है कि इट विल वर्क अंडर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और जो ये अपना NMSC होगा, ये हमारा प्रिंसिपल एडवाइजर होगा फॉर गवर्नमेंट ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी डोमेन। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी इज अ जनरल टर्म फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वेसल्स बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो क्या ज़रूरत है हमें मैरीटाइम के लिए, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है मैरीटाइम सिक्योरिटी में, टेररिज्म, पायरेसी, रॉबरी, इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ गुड्स एंड पीपल, इलीगल फिशिंग एंड पॉल्यूशन। तो ये सब मैरीटाइम के अंदर इंक्लूड होता है। तो फिर एक ये हाँ डायरेक्ट एसेंट एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, DASAT, ये रशिया का है। तो इससे पहले इनका ये ASAT था। तो अब ये थोड़ा इसका मतलब एडवांस वर्जन है, DASAT। तो इससे क्या करेंगे, जो भी लो अर्थ ऑर्बिट में डेब्रिस रहता है ना, उसे शूट डाउन कर देंगे, तो मतलब ख़त्म करने के लिए। तो इससे पहले ओनली चाइना, मतलब रशिया से पहले, हाँ रशिया से पहले सिर्फ चाइना के पास है ये वाली फैसिलिटी। और रशिया US हैज सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड ASAT, उन्होंने ये ASAT फैसिलिटी। और इंडिया भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स को डेवलप कर रहा है अंडर मिशन शक्ति। फिर लेजर वेपन्स क्या होते हैं, अभी मतलब रिसेंटली US ने यूज़ किए थे ये इन द गल्फ ऑफ एडन। तो क्या करते हैं, ये लेजर बीम को यूज़ करते हैं दैट कैन बर्न थ्रू डिस्ट्रॉय रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो such weapons are also known as directed energy weapons. तो directed energy weapons means laser weapons. तो DRDO भी ऐसा कुछ डेवलप कर रहा है फॉर यूज अगेंस्ट ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये है इसमें।
नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कोल बेस्ड हाइड्रोजन। तो बहुत न्यूज़ में था ये अभी। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, उन्होंने एक टास्क फोर्स एक्सपर्ट कमेटी को मतलब अपॉइंट किया था टू प्रिपेयर द रोड मैप फॉर कोल बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन। तो ग्लोबली काफ़ी डिमांड है हाइड्रोजन की एज अ फ्यूल। तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए अभी तो मतलब ऐसा है कि 76% नेचुरल गैस यूज हो रही है, 23% कोल यूज हो रहा है और रिमेनिंग हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है ये हाइड्रोजन? ऑयल रिफाइनिंग, अमोनिया, मिथेनॉल प्रोडक्शन, स्टील प्रोडक्शन। तो यहाँ इसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर ये देख लेते हैं हम क्या होता है कोल बेस्ड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को हम कंसिडर करते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी, commonly referred to as energy carrier। ठीक है, तो इट कैन बी स्टोर्ड फिजिकली एज अ गैस और अ लिक्विड। तो ये इसके मतलब है कि हाइड्रोजन एक तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है और इसको हम एनर्जी कैरियर भी बोलते हैं, और इट कैन बी स्टोर्ड फिजिकली एज अ गैस और लिक्विड। और कोल क्या होता है? दो टाइप्स का होता है, कार्बन बेस्ड और मिनरल बेस्ड। तो पहले कार्बन बेस्ड में क्या होता है कि जैसे ये इसमें दिया हुआ है ब्लैक कोल, ब्राउन कोल और बायोमास। तो इसमें ये कार्बन बेस में ये 5 मिनरल्स आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो अगर जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा उतना कोल अच्छा होगा, और जितना मतलब इसमें जैसे सल्फर कंटेंट सबसे ज़्यादा है किसमें? बायोमास में। तो ये देखना कि इसमें कार्बन कंटेंट कम है। और ब्राउन कोल में सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट है ब्लैक कोल, फिर ब्राउन कोल, फिर बायोमास। तो जैसे इन्होंने यहाँ दे रखा है कि कार्बन बेस्ड जो मैटर होता है उसमें मेन 5 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। और among black coal, brown coal and biomass, black coal has the highest carbon content और biomass के पास highest sulfur content। तो अब ये इनका ना डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे अगर ये है ना अपना ब्लैक या ग्रे हाइड्रोजन जो होता है, ये नेचुरल गैस से प्रोड्यूस होगा और इसमें भी मतलब CO2 VO2 रिलीज होंगे। और एक होता है ब्राउन हाइड्रोजन, ये कोल से प्रोड्यूस होगा, इसमें भी CO2 रिलीज होगा, और लेकिन हम उसको ना एनवायरनमेंट में ही छोड़ देंगे। और इससे जो दूसरा है ये ब्लू वाला, ब्लू में क्या है कि इसमें भी CO2 प्रोड्यूस होगा लेकिन हम उसे स्टोर कर लेंगे उस CO2 को। और फिर है ग्रीन, ग्रीन में क्या है कि हम ये सोलर एनर्जी से हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे, तो इसमें CO2 तो प्रोड्यूस ही नहीं होगा। तो मतलब ये 2-3 चीज़ है, ब्राउन, ब्लू और ग्रीन, तो ये याद रखना। तो कोल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ हाइड्रोजन मेकिंग। तो अगर कोल से हम बनाएंगे तो उसको बोलेंगे ब्राउन हाइड्रोजन, नेचुरल गैस से बनाएंगे तो बोलेंगे ग्रे हाइड्रोजन, और रिन्यूएबल एनर्जी से बनाएंगे तो बोलेंगे ग्रीन हाइड्रोजन, वो इलेक्ट्रोलिसिस से बनेगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी से बनेगा, उसमें मेनली सोलर पावर यूज होगा। तो हम इसको मतलब जो ग्लोबली हाइड्रोजन का काफ़ी डिमांड है, बिकॉज हम इसको यूज़ करना चाहते हैं एज लिक्विड फ्यूल्स। तो मतलब व्हीकल्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और फिर इसका ना स्टोरेज भी करना पड़ेगा हमें, और कटिंग मतलब एमिशंस को कट डाउन करने के लिए भी, जैसे कार्बन वार्बन बहुत रिलीज होता है CO2 वगैरह, तो इससे नहीं होगा। तो इस चीज़ के लिए हमें ये हाइड्रोजन फ्यूल चाहिए। फिर आता है कोल बेस्ड ऑक्सीजन प्रोड्यूस। हाउ इज कोल बेस्ड ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड? हाँ, तो ये देखते हैं इसमें कि ना एक पार्शियल ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन फ्रॉम कोल। तो इस पार्शियल ऑक्सीडेशन प्रोसेस को हम यहाँ देख लेते हैं कि पहले क्या होगा कि हम एयर डालेंगे, और उसमें उस प्रोसेस के अंदर हमारे पास दो चीज़ प्रोड्यूस होंगी। एक तो कार्बन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा हमारे पास, और हीट प्रोड्यूस होगी। तो फिर हम उसके बाद जो सेकंड स्टेप आएगा, तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास ये अपना कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट स्टेज में प्रोड्यूस हुआ था, ये जो और कार्बन जो मतलब हमारा बचा है कोल के अंदर, उसके साथ रिएक्ट करेगा। जैसे ये CO2 है, ये कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। अब ये वाला जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, फिर इसमें जब वाटर ऐड हो जाएगा तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मतलब दो चीज़ प्रोड्यूस करेगा।
तो 3 स्टेप प्रोसेस देख लेना, जैसे इन्होंने दिया भी है, इसको हम बोलते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और गैसिफिकेशन एजेंट है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही होता है कि इसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद द रेस्ट ऑफ द कार्बन, मतलब सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, फिर जो बाकी जो कोल बचा है उसके साथ रिएक्ट करेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगा। फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब स्टीम के साथ, और फिर हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेट करेगा। तो एप्लीकेशंस हैं कि इन इंडस्ट्री स्टील एंड अमोनिया विल ड्राइव ग्रोथ इन हाइड्रोजन डिमांड फॉलोड बाय रिफाइनरीज एंड मिथेनॉल। सो सबसे ज़्यादा डिमांड है स्टील एंड अमोनिया में, तो ये याद रखना। और अभी ऑलमोस्ट 100% ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस इन इंडिया इज थ्रू नेचुरल गैस, मतलब ग्रे हाइड्रोजन अभी इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है, कोल का कर ही नहीं रहा है, तो इसलिए कोल पे थोड़ा फोकस डाल रहे हो। अब क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या बेनिफिट्स है इसके, कि एक तो इंडिया ना वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व है इंडिया के पास, तो थोड़ा चीपर हो जाएगा हमारे लिए कोल से हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना, और थोड़ा सा मतलब क्लीन एनर्जी भी है ये एज कम्पेयर्ड। तो अगला है कि हाई रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस होंगे, ये चैलेंजेस में है, तो ये है। और इसके मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास अभी नहीं है, तो बस ये दो इसके डिसएडवांटेजेस है। फिर देख लेना हाइड्रोजन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। एक तो कलरलेस ओडोरलेस गैस है ये, और दूसरा कि इट बर्न्स क्लीन, मतलब कि ये कोई कार्बन वार्बन प्रोड्यूस नहीं करता इतना, और इट प्रोड्यूसेस नो फ्लेम्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट प्रोड्यूसेस नो फ्लेम्स व्हेन बर्न, और इसका हाई कंबशन टेम्परेचर है, लो बॉइलिंग टेम्परेचर है, लाइटेस्ट वेट गैस है ये, और इट डज नॉट इजीली स्पॉन्टेनियसली कंबस्ट, मतलब इतनी आसानी से मतलब एकदम से बर्न नहीं होता ये, तो इसका हाई कंबशन टेम्परेचर है, तो वो हमें पता चल जाएगा। तो क्यों मतलब हम इतना ग्रीन हाइड्रोजन कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो भी उसमें COP26 में जो पंचामृत करके वो दिए थे, उसमें एक ये था नेट जीरो एमिशंस बाय 2070, तो इसको इंक्रीज करने के लिए हमें ग्रीन हाइड्रोजन की जरूरत है। तो हमें अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा फ्रॉम 50,000 मेगावाट टू 22,480 मेगावाट बाय 2031। तो हम अलग तरीके से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है कि हम वाटर को हीट करेंगे यूजिंग हाई टेम्परेचर रिएक्टर्स, और फिर हम जो वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इसको मॉलिक्यूल्स को अलग कर देंगे, तो फिर हाइड्रोजन मिल जाएगा हमें। और फिर इंडिया का ये कुछ हाई टेम्परेचर रिएक्टर प्रोग्राम है, ये 2 स्टेप्स में, कि एक में तो 100 किलोवाट है, एक में 600, ये देख लेना। आवाज तो आ रही है ना? ओके सर। तो अगला टॉपिक है सॉलिड स्टेट लिथियम मेटल बैटरीज। तो ये क्यों न्यूज में था कि जो वॉक्सवैगन है अपनी कार वाली कंपनी, वो उसने अभी ये मतलब इस पे फोकस कर रहे हैं वो सॉलिड स्टेट लिथियम बैटरी पे, मतलब इसके प्रोडक्शन पे बाय 2025। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या होता है कि एक तो लिथियम आयन बैटरीज होती है नॉर्मल वाली, उसमें क्या है कि एक एनोड होगा, कैथोड होगा, और जो बीच में है ना एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डालेंगे हम इनके बीच में, इनको सेपरेट करने के लिए इन बैटरीज को। लेकिन जो सॉलिड स्टेट बैटरीज जो ये डेवलप करने की बात कर रहे हैं, उसमें क्या फर्क है कि इनके बीच में इन बैटरीज को सेपरेट करने के लिए एक सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ऐसी प्लेट टाइप डाल देंगे, तो ये लिक्विड सॉल्यूशन यूज नहीं होगा इसमें। तो ये है इसमें, और इसके मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज बताए इन्होंने। तो जैसे इन्होंने बताया कि सॉलिड स्टेट बैटरी रिप्लेसेस द पॉलीमर सेपरेटर यूज्ड इन कन्वेंशनल लिथियम आयन बैटरीज विद अ सॉलिड स्टेट सेपरेटर। तो लिथियम आयन बैटरीज में क्या यूज होता था, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन टू कीप द एनोड एंड कैथोड अपार्ट, बट सॉलिड स्टेट बैटरीज में सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट यूज होगा जो कि इसको सेपरेट करेगा। इसमें एक ये चीज देख लेते हैं, माइक्रोब फ्यूल सेल्स क्या होते हैं। माइक्रो फ्यूल सेल्स जो होते हैं ना हमारे, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे फ्रॉम द बायोकेमिकल रिएक्शंस, इसके अंदर बैक्टीरिया यूज होगा। तो ये इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि माइक्रोब फ्यूल सेल्स के अंदर बैक्टीरिया यूज होता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें हाँ एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दे यूजेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज कैटलिस्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 2 पॉइंट अच्छे से याद रखना।
or it uses a variety of inorganic material as substrate or can be installed in wastewater treatment plants to cleanse water and produce electricity. तो मतलब इसमें आपको फंसा सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जगह डेड दे दें या कुछ दे दें. हाँ, फिर ये है इसमें कि लिथियम मेटल एनोड इज मोर एनर्जी डेंस. मतलब जो ये मेटल हम यूज करेंगे तो ये ज्यादा एनर्जी डेंस होगा एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल एनोड्स. तो इससे क्या होगा कि जो बैटरी की जो लाइफ है, हाँ ये दिया हुआ इसमें, कि जो एक तो लोड चार्जिंग टाइम हो जाएगा इससे और लाइफ हो जाएगी लॉन्गर. और जब हम कार्बन एनोड को मतलब एलिमिनेट कर देंगे तो इसकी मतलब जो हायर इसके अंदर सेल एनर्जी डेंसिटी हाई हो जाएगी, तो एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, लॉन्गर टाइम के लिए होगी और लो चार्जिंग टाइम होगा और सेफ भी ज्यादा होगा ये. तो नॉर्मल बैटरीज हम देखते हैं कि वो थोड़ी फूल जाती है कभी कभी, तो इसमें वो सब दिक्कतें नहीं आएंगी. और फिर है ये अगला मेटल एयर बैटरी. तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है अपनी इंडिया की अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ये याद रखना कि इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पावर्ड मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स. तो नाम तो इसका मतलब ऐसा इंटरनेशनल कुछ करके है, लेकिन है ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर. तो इसमें भी आपको कंफ्यूज कर देंगे. तो इसमें क्या है कि जो एक साइड एनोड साइड हम मेटल यूज करेंगे, दूसरी साइड एक एयर यूज करेंगे, उनके बीच में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा. तो ये वाली बैटरी है MAB, मेटल एयर और बीच में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. तो बस ये है, इसमें मेटल की जगह साथ मतलब जो मेटल यूज करेंगे वो क्या क्या हो सकता है, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम. ये है इसमें. और हाँ, इसका एडवांटेज क्या है कि ये 400 किलोमीटर इसकी रेंज होगी. इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स वगैरह में यूज कर सकते, तो मतलब ज्यादा रेंज है, 400 किलोमीटर पर बैटरी यूज कर सकते हैं इससे. फिर आता है आयरन एयर बैटरी. ये काफी मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी है. इसमें क्या है कि रिचार्जेबल, अभी अमेरिका मतलब ऐसा कर रहा है कि रिचार्जेबल आयरन एयर बैटरी बनाएंगे वो, जिसकी जो कैपेसिटी होगी फॉर 100 आवर्स होगी. मतलब 100 आवर्स तक हम उसे यूज कर सकते हैं. तो ये कैसे यूज होगी कि पहले जब डिसचार्जिंग हो रहा होगा तो आयरन पे रस्ट इकट्ठा हो जाएगा, और फिर चार्जिंग होगी तो वो दोबारा से रस्ट से आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो बस यही है इसमें कि मतलब वाइस वर्सा होता रहेगा. फिर डिस्चार्ज होगा तो दोबारा से रस्ट आ जाएगा और चार्जिंग में रस्ट हट जाएगा, और फिर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा इसमें. मतलब ऑक्सीजन को हम पहले यूज करेंगे रस्ट बनाने के लिए, फिर जब रस्ट हट रहा होगा तो ऑक्सीजन दोबारा रिलीज हो रहा होगा एयर में बैक. और ये अच्छा क्यों है, क्योंकि हमारे पास इसमें आयरन यूज कर रहे हैं और ये मतलब मोस्ट अबेंडेंट मटेरियल है प्लेनेट का, सेफेस्ट है और चीपेस्ट भी है. तो इसमें सिर्फ 3 चीज यूज होंगी अपनी, लो कॉस्ट आयरन, वाटर और एयर. तो इट यूजेस वाटर बेस्ड नॉन फ्लेमेबल इलेक्ट्रोलाइट और सिमिलर टू इलेक्ट्रोलाइट यूज इन AA बैटरीज. AA बैटरीज क्या होती है, ये नॉर्मल जो हमारे सेल होते हैं ना, उसको AA बैटरीज बोलते हैं, जो ड्यूरा सेल और ये सब आते हैं. तो बैटरी क्या होती है, बैटरी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो 2 टाइप्स की बैटरी होती है, प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज. प्राइमरी बैटरीज जिन्हें एक बार मतलब डिस्चार्ज हो गई उन्हें दोबारा चार्ज नहीं कर सकते. सेकेंडरी बैटरीज मतलब बार बार चार्ज कर सकते हैं. तो एग्जांपल है इसमें तो ड्राई सेल प्राइमरी बैटरीज का, और सेकेंडरी बैटरीज का लेड स्टोरेज बैटरी या लिथियम आयन, ये सब ये सेकेंडरी बैटरीज के एग्जांपल है. फिर ये दोबारा ऑर्गेनाइजेशन जो है ARCI, जो इंटरनेशनल के नाम से था लेकिन है इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन. तो दे वांट टू सेट अप लिथियम आयन बैटरीज फैब्रिकेशन लैब इन बेंगलोर. तो उसके रिगार्डिंग है ये. तो लिथियम आयन बैटरीज क्या होती है, लिथियम आयन बैटरीज आर टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरीज, और ये लिथियम आयन को यूज करती है मूविंग. हाँ, लिथियम आयंस जो हैं इसके अंदर मूव करती है फ्रॉम एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन्स. तो हर जगह यूज हो रही है आजकल, ऑटोमोबाइल, स्मार्टफोन्स, PCs, हर जगह यूज हो रही है लिथियम आयन बैटरीज. तो हाँ, ये एक PYQ है, फोटोवोल्टेइक एंड सोलर थर्मल. तो इसमें देखना कि फोटोवोल्टेइक जो टेक्नोलॉजी है, इट कन्वर्ट्स मतलब इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी बाय डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी.
और सोलर थर्मल जो है वो क्या करता है, पहले सन रेज से हीट जनरेट करता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो ये डिफरेंस है, बस ये ध्यान रखना। और ये वाला स्टेटमेंट था पीवाईक्यू में कि जो फोटोवोल्टेइक है वो एसी करंट प्रोड्यूस करता है, सोलर थर्मल डीसी करता है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट था। तो नहीं, जो फोटोवोल्टेइक और सोलर थर्मल है दोनों डीसी करंट को प्रोड्यूस करते हैं। फिर एडवांटेज बता रखा है हमारा लिथियम आयन बैटरीज का ओवर नॉर्मल अदर बैटरीज। तो एक तो हाई एनर्जी डेंसिटी है, तो हाई पावर, हाई वोल्टेज, लॉन्ग लाइफ, लो सेल्फ डिस्चार्ज रेट, लो मेंटेनेंस, इको फ्रेंडली, एज दे डू नॉट कंटेन टॉक्सिक कैडमियम। तो याद रखना कि लिथियम आयन बैटरीज के अंदर कोई कैडमियम नहीं होता, इसलिए ये टॉक्सिक नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है कि ओवर हीट हो जाती है, कैन बी डैमेज्ड एट हाई वोल्टेजेस और कॉस्टली होती है थोड़ी सी अदर बैटरीज से। फिर ये दो चीज हैं पेरोव्स्काइट बेस्ड डिवाइसेस। पेरोव्स्काइट ये आईआईटी गुवाहाटी ने मतलब डेवलप किए हैं। ये क्या है कि बस ये याद रखना कि ये ना सोलर फोटोवोल्टिक डिवाइसेस ही है, बस इसके अंदर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को हम यूज करेंगे। और ये अभी मतलब इतने ज्यादा यूज क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि दे आर अनस्टेबल टुवर्ड्स ह्यूमिडिटी एंड ऑक्सीजन कंडीशंस। तो अभी मतलब इसे कमर्शियलाइज नहीं कर सकते। और फिर है बायोजेट फ्यूल टेक्नोलॉजी। तो बायोजेट फ्यूल टेक्नोलॉजी मतलब ये CSIR IIP देहरादून ने अभी मतलब इसे होम ग्रोन टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस किया है, बायोजेट फ्यूल। तो ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स में यूज होगा, इंडियन एयरफोर्स के। तो ये क्या चीज है, बायोजेट फ्यूल कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम यूज्ड कुकिंग ऑयल, ट्री बोर्न ऑयल्स, शॉर्ट जेस्टेशन ऑयल सीड क्रॉप्स एंड वेस्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एडिबल ऑयल्स प्रोसेसिंग यूनिट्स। तो बस यही चीज याद रखना कि ये यहाँ है इसका। अभी भी आ रही है ना? हाँ, तो आगे चलते हैं IPR। तो अगला टॉपिक है IPR। हाँ, तो IPR क्या होते हैं ये इसमें। हाँ, तो IPR की क्या इम्पोर्टेंस है, ये फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किए गए थे पेरिस कन्वेंशन में। और इसमें था ये प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883 में। फिर था बर्न कन्वेंशन, इसमें था प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क 1886 में। फिर ये जो दोनों हैं पेरिस कन्वेंशन और बर्न कन्वेंशन, ये दोनों एडमिनिस्टर किए जाते हैं बाय WIPO, जो कि UN का ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, और ये जो IPR से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दे हैव बीन आउटलाइंड इन द आर्टिकल 27 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आल्सो। और जो IPR हैं हमारे, ये इसको WTO गवर्न करता है अंडर ये ट्रिप्स एग्रीमेंट, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये याद रखना कि ये बाइंडिंग है, ट्रिप्स जो एग्रीमेंट है ना हमारा, लीगली बाइंडिंग है ये। तो ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि अभी ब्लैक पेपर को पेटेंट मिला है और ये जो एंटीजन है इसे ट्रेडमार्क मिला है। तो ये याद रखना। और इंडिया में मतलब क्या है पेटेंट वेटेंट लेने का और IPR लेने का लिए, ये एक ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स है, ये इसको वो करता है हेड। और कौन कौन से एक्ट्स हैं, पेटेंट्स एक्ट 1970, डिजाइंस एक्ट 2000 और ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। तो ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर फंक्शन करता है, इट फंक्शंस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये जो ICAR है हमारा, इसने तो मतलब ये ब्लैक पेपर पे लिया है। और जो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोबायोलॉजी है, इसने एक एंटीजन डेवलप किया था, अब इनको ये ट्रेडमार्क मिल गया इसके ऊपर। तो बस यही है इसमें, जो ये छोटा सा TM करके एक चीज लिखी होती है, इसका मतलब होता है ट्रेडमार्क। तो हम आगे देखेंगे कि इसका क्या क्या है। तो ये जो एंटीजन है ये इट कैन बी यूज इन डेंड्राइटिक सेल्स बेस्ड इम्यूनोथेरेपी इन सर्वाइकल ओवेरियन कैंसर्स और ब्रेस्ट कैंसर में भी, इन सब मतलब कैंसर वैंसर में यूज कर सकते हैं इसे। और ब्लैक पेपर में क्या था, इसका मतलब ऑप्टिमल, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है मैग्नीशियम, जिंक और बोरोन।
तो इसलिए मतलब इसने पेटेंट ले लिया था, इन्होंने ऐसा कुछ डेवलप किया है जिसके अंदर सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो आईपीआर के अंदर ये सारी चीज आती है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, ट्रेड सीक्रेट, इंडस्ट्रियल डिजाइन और पेटेंट्स। जीआई टैग्स भी आते हैं। हाँ, तो आईपीआर क्या होता है? आईपीआर आर द राइट्स गिवन टू पर्सन्स ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड्स। तो ये लाइन याद रखना, ऐसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो मतलब सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है हर एक आईपीआर का, तो हम आगे देखेंगे। तो ये किसी भी चीज़ के लिए ले सकते हैं, बिजनेस के लिए, सॉफ्टवेयर, प्रोडक्ट्स, ड्रग्स। तो देखते हैं अब कि टाइप्स इनकी क्या क्या है। पहला है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट किस किस चीज़ के ऊपर लिया जा सकता है कि लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क्स के ऊपर, मतलब कि कोई बुक्स है, म्यूजिक है, पेंटिंग है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, मैप्स है, कुछ भी ड्राइंग वगैरह है हमारी, उसके ऊपर हम कॉपीराइट ले सकते हैं। तो क्या फ़ायदा है इसका कि कॉपीराइट जो है वो लास्ट करता है 60 ईयर्स तक। कब से 60 ईयर्स तक? जब वो जो ऑथर है जिसने वो आर्टिस्टिक वर्क बनाया उसकी डेथ हो जाएगी, उसके बाद भी 60 ईयर्स तक कॉपीराइट रहेगा। फिर है पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होता है? एक्सक्लूसिव राइट होते हैं विच आर ग्रांटेड ओवर फॉर एन इन्वेंशन। तो इसके अंदर क्या होता है? पेटेंट लेने के बाद हमारे पास मतलब हम डिसाइड कर सकता है जिसको पेटेंट मिला है कि उसको थर्ड पार्टी को मतलब और कोई यूज करेगा उसे या नहीं। तो उसके पास एक मतलब राइट होता है डिसाइड करने का। और हाँ, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि पेटेंट शुड बी ऑब्टेन्ड इन ईच कंट्री वेयर द एप्लीकेंट रिक्वायर्स प्रोटेक्शन ऑफ हिज इन्वेंशन। तो अगर उसने मतलब यहाँ पेटेंट फाइल किया है तो उसकी प्रोटेक्शन सिर्फ यही इसी कंट्री में, तो उसे अगर हर एक में करना है तो हर कंट्री में पेटेंट फाइल करना पड़ेगा। तो हाँ, इसमें एक ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो पेटेंट होता है ना वो इन्वेंटिव स्टेप भी होता है, मतलब अभी इन्वेंशन पूरा नहीं हुआ लेकिन फ्यूचर में हो सकता है इस प्रोसेस को यूज करके, तो उस प्रोसेस को भी हम पेटेंट करा सकते हैं। कि अगर आज मैंने कोई प्रोसेस या कोई प्रोडक्ट बनाया है लेकिन फ्यूचर में उससे कुछ ऐसा बड़ा इन्वेंशन होने की पॉसिबिलिटी है, तो मैं उसे भी पेटेंट करा सकता हूँ। तो वो इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसका क्या टर्म है? टर्म फॉर एवरी पेटेंट इन इंडिया इज 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। मतलब जब वो एप्लीकेशन फाइल करेगा उसके बाद से 20 ईयर्स तक का इसका डेट है। फिर आता है यूटिलिटी मॉडल। यूटिलिटी मॉडल क्या होता है? सेम पेटेंट की तरह है, बस थोड़ा शॉर्टर पीरियड होता है इसका। और इसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं यूटिलिटी मॉडल को फाइल करने के लिए वो थोड़े लेस स्ट्रिक्ट हैं देन पेटेंट्स। और हाँ, इसमें एक डिफरेंस है कि इसमें इन्वेंटिव स्टेप्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस ये डिफरेंस याद रखना कि उसमें तो इन्वेंटिव स्टेप इंक्लूड होता है पेटेंट लेने के लिए, मतलब कर सकते हैं इन्वेंटिव स्टेप को, मतलब लेकिन इसमें नहीं कर सकते। दूसरा इसका थोड़ा शॉर्टर है पीरियड। पेटेंट में 20 साल था, इसमें 6 से 15 साल तक के बीच में है बस। और अगला आता है ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स क्या होता है कि ये भी किसी भी ट्रेडमार्क एक साइन होता है जो कि हम किसी भी गुड्स और सर्विसेज को दे सकते हैं, किसी भी एक एंटरप्राइज के या किसी अदर एंटरप्राइज के। तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? कोई भी वर्ड, सिंबल, स्लोगन, लोगो, ब्रांड लेबल, नेम, सिग्नेचर, लेटर, न्यूमेरिकल और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ देम। तो कोई ब्रांड नेम या लोगो है तो उसको हम ट्रेडमार्क ले सकते हैं। तो ये इट इज इनिशियली रजिस्टर्ड फॉर 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। तो जब एप्लीकेशन फाइल हुई उसके 10 ईयर्स तक के लिए वैलिड होता है, फिर आप रिन्यू करा सकते हैं बाद में। फिर होता है इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या होता है कि इट कॉन्स्टिट्यूट्स द ऑर्नामेंटल एस्थेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ एन आर्टिकल। तो इसके अंदर क्या क्या होगा? मतलब उसके जो अंदर का डिजाइन है, 3D फीचर्स है, जो मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की, जैसे गाड़ियों की कोई शेप होती है, साइज होता है, तो जो सरफेस एरिया होता है, जो भी कुछ है, मतलब 3D एस्पेक्ट्स और 2D एस्पेक्ट्स दोनों इसके अंदर कवर होते हैं। या उसके ऊपर कोई लाइन है, पैटर्न है, तो वो सब इसके अंदर इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर आएगा। तो इंडिया के अंदर द मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ अ रजिस्ट्रेशन इन इंडस्ट्रियल डिजाइन इज 15 ईयर्स। तो ये इंडियन डिजाइन एक्ट 2000 के अंदर कवर होता है। और हाँ, यही है इसमें। फिर ये जो दो हैं अपने जीआई टैग, हाँ, जीआई टैग और ट्रेड सीक्रेट्स।
हाँ ये अलग है। हाँ तो ये जो दोनों हैं ये क्या होता है कि जीआई टैग जो होता है हमारा, ये किसी एक स्पेसिफिक चीज को मिलेगा और इसके अंदर हमारा जो इट इंक्लूड्स द नेम ऑफ द प्रोडक्ट और उसका प्लेस ऑफ ओरिजिन। तो उसके लिए जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है कि किसी एरिया की कुछ स्पेशलिटी है तो उसके लिए। तो इट इज रजिस्टर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years और इट कैन बी रिन्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम आफ्टर 10 years। एक होता है ट्रेड सीक्रेट्स, इसमें क्या है कि कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है विच मे बी सोल्ड और लाइसेंस, तो उसको हम ये ट्रेड सीक्रेट्स के अंदर डाल देते हैं, मतलब उसके ऊपर राइट्स ले लेते हैं। उसके अंदर कुछ भी आ सकता है, फॉर्मूले, रेसिपीज, पैटर्न, टेक्निक, मेथड, प्रोसेस, डिवाइस, कुछ भी। तो ये कब तक वैलिड रहते हैं? जब तक कि कोई भी उसे खुद से डेवलप ना कर ले। अगर किसी कंपनी ने कुछ फॉर्मूला डेवलप किया है तो उनका वो राइट है, मतलब वो किसी को दे नहीं सकते। लेकिन अगर किसी कंपनी ने उसे खुद से कुछ डेवलप कर लिया है तो वो जब तक ही वैलिड रहेगा, उसके बाद वो इनवैलिड हो जाएगा। फिर इसके अंदर ये दो टर्म्स हैं, एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट और कंपल्सरी लाइसेंसिंग। तो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। तो जो एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट है, इसमें क्या आता है कि इंडियन पेटेंट्स एक्ट डजंट अलाउ द रिन्यूएबल ऑफ पेटेंट ओवर अ प्रोडक्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माइनर चेंजेस टू इट। तो जैसे कि ये केस आया था एक हमारे पास, नोवार्टिस इशू। इसमें क्या था कि कोई कैंसर का ड्रग था गिलेविक, इन्होंने क्या किया कि पहले मतलब किसी कंपनी ने पेटेंट कराया, फिर उसमें थोड़े से चेंज करके दूसरी कंपनी ने भी पेटेंट करा लिया। तो मतलब इससे बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे। तो इन्होंने कहा कि एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट मतलब आप माइनर चेंजेस करके किसी भी पेटेंट मतलब रीन्यू दूसरे प्रोडक्ट पे ऐसे पेटेंट नहीं ले सकते। तो ये इसका मतलब था। फिर आता है कंपल्सरी लाइसेंसिंग। इसमें क्या है कि अगर मान लो मैंने पेटेंट किया है और मैं किसी को नहीं देना चाहता तो वो मेरी मर्जी है। लेकिन कंपल्सरी लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट चाहे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक अथॉरिटी है, इन सर्कमस्टांसेस ऑफ नेशनल इमरजेंसी और इन सर्कमस्टांसेस ऑफ एक्सट्रीम अर्जेंसी और इन केस ऑफ पब्लिक नॉन कमर्शियल यूज, कि वो किसी को भी मतलब थर्ड पार्टी या किसी गवर्नमेंट एजेंसी को विदाउट द कंसेंट ऑफ पेटेंट होल्डर लाइसेंस दे सकते हैं टू यूज दैट प्रोडक्ट। तो ये कवर होता है हमारा पेटेंट एक्ट 1970। हाँ, और इसको परमिट किया है WTO ट्रिप्स ने भी, मतलब परमिट किया है ऐसा। तो पेटेंट एक्ट 1970 इंपॉर्टेंट है हमारा। तो इसके अंदर क्या है कि जो भी प्लांट या एनिमल से रिलेटेड या उनके पार्ट से रिलेटेड कुछ भी बायोलॉजिकल इन्वेंशंस टाइप कुछ चीज होंगी ना, तो उसके अंदर वो मतलब पेटेंट नहीं करा सकते। वो यूनिवर्सल यूज के लिए है, मतलब वो इन्वेंशंस होंगी लेकिन पेटेंट नहीं होंगी। तो मतलब ऐसा मतलब कोई चीज हमने जैसे सीड्स या उनकी कोई वैरायटी स्पीशीज को हमने कुछ वो किया है, फाउंड किया है, तो उनको हम पेटेंट नहीं करा सकते, वो सिर्फ इन्वेंशंस हैं, ये याद रखना। फिर अभी इंडिया का मतलब क्या स्टेटस है पेटेंट में कि हमारा बहुत मतलब ग्रोथ हुआ है, 572% ग्रोथ हुआ है इन लास्ट 7 years पेटेंट में। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेटेंट करा रहे हैं। क्यों? मतलब गवर्नमेंट ने भी कुछ मतलब मेजर्स लिए थे इसको एनकरेज करने के लिए। एक तो फीस रिड्यूस कर दी थी 80% से, और पहले सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज मतलब पेटेंट देती थी, बट अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट या उससे एडेड या फिर प्राइवेट जो है, जो रिकॉग्नाइज्ड है, वो भी पेटेंट कर सकते हैं। मतलब वहाँ भी हम पेटेंट फाइल कर सकते हैं। फिर इसमें क्या है कि मतलब एक एग्जामिनेशन भी मतलब कंडक्ट करते हैं वो पेटेंट्स के लिए। और एक ये सिस्टम बनाया है, इंडियन पेटेंट एडवांस रिसर्च सिस्टम, और एक SMS अलर्ट। तो इससे जो IP जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की एप्लीकेशंस है, उनका जो फाइलिंग है वो बहुत फास्ट और इफेक्टिव हो गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक है नोबेल प्राइजेस। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब अगर यहाँ नहीं आएगा तो मतलब अगर ये जब भी नोबेल प्राइज रिलीज होते हैं तो कोई से ना कोई से एग्जाम में पूरे साल पूछे जाते हैं बैक टू बैक। हर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा नोबेल प्राइज से रिलेटेड। तो देख लेते हैं कि नोबेल प्राइज अभी न्यूज में क्यों थे, क्योंकि अभी ये मतलब नोबेल प्राइज विनर्स को ये मिला है 2021 में। तो हाँ,
ये देखते हैं कि क्या है ये। तो नोबेल प्राइज एक इंटरनेशनल अवार्ड है एडमिनिस्ट्रेड बाय नोबेल फाउंडेशन। तो इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है स्टॉकहोम स्वीडन में। तो किन किन लोगों को मिलता है? हु हैव कन्फर्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड इन द प्रीवियस 12 मंथ्स, और एनुअली मिलता है। और जो एल्फ्रेड नोबेल जो थे हमारे, वो एक मतलब फंड छोड़ के गए थे, तो उस फंड में से मतलब इन्हें पैसा मिलता है। और एल्फ्रेड नोबेल कौन थे? इन्होंने मतलब डायनामाइट को इन्वेंट किया था, और ये होल्डर है 355 पेटेंट्स के। तो 1901 से मिलना शुरू हुआ था। इनिशियली ये सिर्फ 5 कैटेगरीज में मिलता था: फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन या फिर लिटरेचर और पीस, इन 5 में। लेकिन 6th कैटेगरी ऐड हुई थी 1968 में, जो थी इकोनॉमिक साइंसेस। ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट अच्छा है इनका कि मतलब ऐसा बोल सकते हैं वो कि हर साल अब तक नोबेल प्राइज मिला है, तो नहीं। देयर आर सम ईयर्स व्हेन द नोबेल प्राइजेस हैव नॉट बीन अवॉर्डेड, तो वो वर्ल्ड वॉर वाले ये सब साल होंगे। तो इसके अंदर क्या क्या मिलता है? 3 चीज मिलती है। एक तो डिप्लोमा मिलेगा, एक मेडल मिलेगा, और कैश प्राइज मिलेगा $1.1 मिलियन का। और फिर हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि इन एनी केस, मतलब आप 3 से ज्यादा लोगों को जो अमाउंट है मनी प्राइज वो डिस्ट्रीब्यूट, मतलब 3 से ज्यादा लोगों को नहीं मिल सकता है एट अ टाइम। तो ऐसा है। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन अवार्ड करता है। एक तो जो रॉयल स्वीडिश अकेडमी है ऑफ साइंसेस, ये तो इन 2 स्ट्रीम्स में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में देती है। और जो नोबल जो मेडिसिन वाला है वो कौन देता है? नोबल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्वीडन वाला, तो ये देता है। तो जो प्राइज विनर्स होते हैं नोबल, उनको हम बोलते हैं लॉरिएट्स, मतलब नोबल लॉरिएट्स करके हम उन्हें बोलते हैं। तो इन्होंने बताया कि मतलब नॉट मोर देन 3 पीपल को हम नहीं दे सकते हैं। तो ये मलाला यूसुफजाई जो थी यंगेस्ट थी जिनको पीस में मिला था, और जॉन बी गुडन इनफ थे जो इन्हें केमिस्ट्री में मिला था, ये ओल्डेस्ट लॉरिएट थे। तो इंडिया में अब तक किस किस को मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट थे हमारे 1930 में लिटरेचर के लिए। सीवी रमन फिजिक्स को में मिला था 1930 रमन इफेक्ट के लिए। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी बहुत न्यूज में थे। हरगोबिंद खुराना, इनको मेडिसिन में मिला था 1968 में। इन्होंने मतलब आर्टिफिशियल जीन को डेवलप किया था, उसके लिए मिला था इन्हें। तो जेनेटिक कोड मतलब ऐसा, तो ये याद रखना। मदर टेरेसा पीस के लिए मिला था 1979। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर फिजिक्स में मिला था 1983। और अमर्त्य सेन, मतलब इनको पहला इकोनॉमिक साइंसेज मिला था 1998 में फॉर वेलफेयर इकोनॉमिक्स। फिर है अपने वेंकटरमन रामकृष्णन, केमिस्ट्री में मिला था फॉर फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। फिर कैलाश सत्यार्थी 2014 में मिला था पीस प्राइज। ये अपना इन्होंने इस मलाला यूसुफजाई के साथ शेयर किया था। फिर थे अभिनीत, लेटेस्ट जो मिला है अभिजीत बैनर्जी, इनको भी इकोनॉमिक साइंसेज में मिला है फॉर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी। तो एक चीज याद रखना कि इनमें से जो 5 जने हैं 9 में से, वो तो इंडियन सिटीजन्स हैं, और 4 जो है इंडियन ओरिजिन के हैं। जैसे ये जो हरगोविंद खुराना थे, ये इंडियन ओरिजिन के थे। फिर फिजिक्स में क्यों मिला है प्राइज मतलब 2021 में? एक तो इसमें नाम याद रखना आप, ये सुइकुरो मनाबे और ये इन दोनों ने, तो वही मतलब ग्लोबल वार्मिंग का कुछ इन्होंने ये ऐसा मतलब एक सिस्टम डेवलप किया है, क्लाइमेट मॉडल। तो इसमें इन्होंने बताया कि मतलब यहाँ से सनरेज आएंगी और फिर इंफ्रारेड मतलब ऐसे जाएंगी, कुछ बताया है। तो इसमें ये देखना कि जो हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर, सो इट राइजेस थ्रू कन्वेक्शन, ये हमें पता है। इट ऑल्सो कैरीज वाटर वेपर, तो वाटर वेपर हमारा मोस्ट पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। तो द वार्मर द एयर द हायर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर। तो फर्दर वेयर द एटमॉस्फेयर इज कोल्डर क्लाउड ड्रॉप फॉर्म्स रिलीजिंग द लेटेंट हीट स्टोर्ड इन द वाटर वेपर। तो बस यही है, इन्होंने मतलब ये रेडिएशन बैलेंस और ये सब बताया कि कैसे बैलेंस हो रहा है। तो क्लाइमेट मॉडल बताया इन्होंने, जो हमारा हीट बजट था ना पहले, वैसे ही टाइप का है, लेकिन बस इसमें ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड इन्होंने बताया कि कैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है। तो यही इसमें चीज़ याद रखने की है। हाँ, मतलब इनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन देख लेना कि जो ये मनावे थे, इन्होंने तो
बताया है कि हाउ इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर लीड टू इंक्रीज टेम्परेचर। और इन्होंने कुछ हिडन पैटर्न डिस्कवर किया है, मतलब स्पिन ग्लास का। ये स्पिन ग्लास आगे आएगा, तो यही है इसमें। और फिर आता है मेडिसिन में किसको मिला है, तो डेविड जूलियस और एडमंड। तो मतलब ये जो नाम होते हैं ना, ये अगर डायरेक्ट यूपीएससी नहीं पूछेगा तो कोई स्टेट पीसीएस बीसीएस ये डायरेक्ट ही पूछ लेते किसको मिला है, या मैच द फॉलोइंग में दे सकते हैं वो कि फिजिक्स में किसको मिला है, केमिस्ट्री में किसको मिला है, तो ये देखना। तो जो मेडिसिन वाला था, ये क्यों अवार्ड हुआ है, फॉर डिस्कवरीज ऑफ रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच। तो जो भी हमें मतलब अगर कोई गर्म चीज हमें टच करते हैं तो हमें मतलब वो नर्वस जो सिस्टम है हमारा, वो सिग्नल सेंड करता है हमारे ब्रेन को कि कुछ मतलब क्या कहते हैं, कुछ ये यार कुछ मतलब हो रहा है हमारी बॉडी के साथ, तो प्रोटेक्शन सिस्टम को वो एक्टिवेट कर देता है। तो उसी से रिलेटेड इन्होंने कुछ इन्वेंट किया है, तो ये देख लेना, मतलब काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल है ये। हाँ, इसमें ये नाम कुछ याद रखना आप, जैसे ये है अपना, कहाँ गया ये, पीजोफ, तो ये एक प्रोटीन का नाम है, तो ये याद रखना बस। हाँ, फिर ये मतलब इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है कि इट इज़ यूज टू डेवलप ट्रीटमेंट्स फॉर अ वाइड रेंज ऑफ डिजीजेस दैट इंक्लूड क्रोनिक पेन। तो जिसमें पेन होता है, तो हमारा पेन होता है तो नर्वस सिस्टम मतलब सिग्नल वो सेंड करता है, तो उससे रिलेटेड जो भी डिजीजेज होंगी उसमें इसका यूज होगा। बेटर इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ दीज पेन्स एंड टेम्परेचर सेंसर्स, इंक्रीजिंग प्रिसीजन ऑफ ड्रग्स विदाउट कॉजिंग इनबैलेंस इन अदर नेसेसरी फंक्शंस। तो बस ये इसके एडवांटेज है, नाम याद रखना। फिर आता है केमिस्ट्री के अंदर किसको मिला है, तो ये बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकिलियन, नाम इम्पोर्टेंट है अगेन। तो उन्होंने ये ऑर्गेनो कैटालिसिस बनाया है। तो इसमें जो मेन चीज़ याद रखने की है कि दो टाइप का कैटलिस्ट अवेलेबल है हमारे पास, एक तो मेटल्स और एक एंजाइम्स। तो मेटल्स में तो मेनली हैवी मेटल्स होते हैं, और एंजाइम्स में नेचुरली अकरिंग हैवी मॉलिक्यूल्स, जो कि ये बायोकेमिकल प्रोसेसेस में यूज होते हैं वो। तो हैवियर मेटल्स आर एक्सपेंसिव एंड टॉक्सिक टू ह्यूमंस, और देश मतलब वो ऐसे एनवायरनमेंट में ही वो कैटलिस्ट वर्क करेगा जो कि फ्री ऑफ वाटर और ऑक्सीजन होगा। और जो दूसरा वाला एंजाइम वाला, ये वाटर के साथ वर्क कर सकता है, लेकिन इसकी जो कंडीशंस है वो सुटेबल नहीं होती सारे एनवायरनमेंट में। तो ये इन दोनों के डिसएडवांटेज थे, इसीलिए ये तीसरे वाला लेके आए। क्या नाम है इसका, ऑर्गेनो कैटालिसिस, तो मतलब ऑर्गेनिक कैटालिसिस के नाम से। तो इसकी ये 3 एडवांटेजेस हैं। एक तो इको फ्रेंडली है, ये एफिशिएंट है, और मतलब इसका जो कॉस्ट है वो भी लेस है। अगेन नाम इम्पोर्टेंट है। तो थर्ड टाइप का कैसे कैटालिसिस है, तो 3 टाइप के हमने देखे हैं, मेटल, एंजाइम, और तीसरा ये ऑर्गेनिक वाला आया है जो भी। तो हाँ, अगले ये कुछ और अवार्ड्स हैं नोबेल प्राइजेस से अलग। एक तो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट अवार्ड, तो ये देखना कि अभी ये भारत रत्न जो थे हमारे प्रोफेसर CNR राव, इनको मिला ये इंटरनेशनल एनवायरनमेंट अवार्ड। इसको हम एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी बोलते हैं। तो ये जो एनर्जी की फील्ड में, इसको हम नोबेल प्राइज भी बोलते हैं, एनर्जी की फील्ड का। तो इन्होंने क्या किया था ऐसा, तो ये इन्होंने मेटल ऑक्साइड्स और कार्बन नैनो ट्यूब्स पे कुछ वर्क किया था, तो उसके लिए इन्हें मिला है। तो देख लेते कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या होते हैं। ये भी PYQ है। तो इसमें क्या है कि कार्बन नैनो ट्यूब्स आर शीट्स ऑफ ग्रेफीन्स। तो जो ग्रेफीन की शीट होता है, अगर उसे हमें रोल कर देंगे तो वो कार्बन नैनो ट्यूब बन जाएगा। तो दे आर यूज्ड एज कैरियर्स ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस। दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियली ब्लड कैपिलरीज, और दे कैन बी यूज्ड इन बायोकेमिकल सेंसर्स, और दे आर बायोडिग्रेडेबल। तो बस ये इसके यूजेस हैं, तो ये याद रखना। और फिर आता है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। तो ये भी एनुअली मिलता है, किसी भी सिटीजन को मिल सकता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को मिल सकता है जो कि इंडिया में वर्क कर रहा है, अप टू द एज ऑफ 45 ईयर्स। तो ये जो लिमिटेशन है ये याद रखना कि भाई एज की भी इसमें लिमिटेशन है। ये किस किस चीज़ में मिलता है, बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशन साइंसेज, इंजीनियरिंग साइंसेज, मैथमेटिकल, इन सब में मिलता है।
तो जो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर थे हमारे, जिनके नाम पे प्राइज मिलता है, ये कौन थे? ही इज द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ CSIR, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके फाउंडर थे। और ही इज ऑल्सो द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है, तो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है। अगला प्राइज है रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन। तो रिसेंटली प्रोफेसर नीना गुप्ता को मिला है फॉर हिज आउटस्टैंडिंग वर्क इन एल्जेब्रिक ज्योमेट्री एंड कम्यूटेटिव एल्जेब्रा। तो कौन देता है इसे? ये अपने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनिट। और एक और ये ऑर्गेनाइजेशन है अबू सलाम इंटरनेशनल सेंटर, मतलब इनके साथ मिलके देता है ये। तो एनुअली मिलता है फॉर द मैथमेटिशियंस। इसमें भी एज लिमिट है 45 ईयर्स, इसमें भी 45 ईयर्स। तो याद रखना कि एज लिमिट भी है, और ये 31 दिसंबर को मिलता है एवरी ईयर। फिर अगले